नमस्कार, शिक्षा सारथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीएसटीसी 2024 के में मध्य परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पशु मेला व स्थान असंगत है। तो आपने को बताना है कि गोमती सागर पशु मेला कहाँ पे लगता है, ये झालावाड़ के अंदर लगता है, तो ये सही है। बलदेव पशु मेला कहाँ पे लगता है, ये मेड़ता नागौर के अंदर लगता है, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। और शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर दे रखा है, जबकि शिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली के अंदर, तो ये वाला प्रश्न है ये गलत है। और अपने से पूछा गया है कि कौन सा असंगत है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, राइट। अपना आंसर रहेगा राइट, ऑप्शन सी राइट कर देंगे। और वीर तेजाजी पशु मेलों की मैं बात करूं तो ये कहाँ पे लगता है, परबत्सर डेढ़वाना कुचामन के अंदर लगता है। फिर जो अपना अगला प्रश्न है, उपयुक्त में से मेला व जिला स्थान सही नहीं है। तो करणी माता का मेला क्या देशनोक के अंदर लगता है, तो बिल्कुल करणी माता का मेला है जो देशनोक के अंदर लगता है, तो ये वाला सही रह जाएगा। फिर कपिल मुनि का मेला कोलायत के अंदर लगता है, बिल्कुल लगता है। शीतला माता का मेले की मैं बात करूं तो चाकसू के अंदर लगता है, और चाकसू पड़ता है जयपुर के अंदर। शीतला माता की मैं बात करूं तो बच्चों की संरक्षिका या चेचक की देवी के रूप में, या फिर गधों की देवी के रूप में, जिनमें कुम्हार जाति के जो भोपे होते हुए शीतला माता की पूजा आराधना करते हैं। और केला देवी की मैं बात करूं और ऑप्शन दे रखा है भरतपुर, जबकि केला देवी की मैं बात करूं तो केला देवी है करौली के अंदर, तो ऑप्शन कौन सा वाला राइट रहेगा, अपना ऑप्शन डी राइट रहेगा। अब आगे चलते अपन, अगला प्रश्न है अपना कि अक्षय तृतीया के दिन कौन से शहर की स्थापना नहीं हुई है। मतलब 3 शहरों की स्थापना तो हुई है और एक ऐसा शहर है जिसकी स्थापना नहीं हुई है। तो जयपुर की मैं बात करूं तो अक्षय तृतीया के दिन जयपुर शहर की स्थापना नहीं हुई है, और बीकानेर, नागौर व उदयपुर तीनों शहरों की अक्षय तृतीया या अखा तीज के दिन स्थापना हुई है। और इस अक्षय तृतीया के दिन ही बीकानेर में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो अपना आंसर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए, जयपुर के अंदर जयपुर की अक्षय तृतीया के दिन स्थापना नहीं हुई है। अगला जो प्रश्न है अपना, अगला जो प्रश्न है, त्योहारों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है कि कौन सा त्यौहार है जो गलत है। गणगौर त्यौहार की मैं बात करूं तो क्या चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, तो बिल्कुल मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। फिर कजली त्यौहार की तीज की बात करूं तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। और हरियाली अमावस्या दोस्तों कार्तिक माह में नहीं मनाई जाती है, हरियाली अमावस्या मनाई जाती है श्रावण माह में। तो अपना कौन सा वाला क्वेश्चन गलत है, तो हरियाली अमावस्या असंगत है। और तेजा दशमी की मैं बात करूं, जब तेजा जी का मेला लगता है तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को बिल्कुल मनाया जाता है। और अगले प्रश्न की मैं बात करूं, निम्न में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है। कि ऐसे 3 त्यौहार तो है जो जैन त्यौहार है, और एक त्यौहार ऐसा है जो जैन त्यौहार नहीं है। तो 10 लक्षण पर्व बिल्कुल जैन त्यौहार है। बैसाखी की बात करूँ तो जैन त्यौहार नहीं है। और सुगंध दशमी व रोट तेज भी जैन त्यौहार है। तो जैन धर्म के त्यौहार कौन कौन से हैं, 10 लक्षण पर्व, सुगंध दशमी व रोट तीज, और बैसाखी अपना है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम आगे चलते, और आगे चलने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। और अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी, या 1857 की क्रांति की देवी के रूप में किसे जाना जाता है। तो देवी काली, सुगाली माता, केला देवी, देवी दुर्गा। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा सुगाली माता, जिनको हम 64 योगिनी देवी या फिर 54 हाथ और 10 सिर वाली देवी के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्नों का समावेश है जो बीएसटीसी 2024 की तरफ से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, तो अपने को स्थान भी याद होना चाहिए और डेट भी याद होना चाहिए। तो सबसे पहले 1857 क्रांति का विद्रोह हुआ था, ये 28 मई 1857 को हुआ था, और नसीराबाद छावनी के अंदर हुआ था। तो अपना कौन सा वाला आंसर राइट रहेगा, अपना आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, और अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से कौन सा युग असंगत है। तो ऐसा कि उदयपुर में कौन था, साबरस था, बिल्कुल उदयपुर में साबरस था। जयपुर में कर्नल ईडन था। और बीकानेर की मैं बात करूँ तो जेडीहोल, ये गलत हो गया सर दोस्तों। ये बीकानेर की मैं बात करूँ तो बीकानेर में कोई पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, और ये जेडीहोल है जो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। तो अपना कौन सा वाला आंसर राइट हो गया, अपना आंसर राइट हो गया ऑप्शन सी। और जोधपुर की मैं बात करूँ तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मैकमोसन, जिसका सिर काट कर लटका दिया जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ मेराब खां ने 1857 क्रांति का विद्रोह किया था? तो मेराब खान का संबंध डायरेक्टली कोटा से है, तो कौन सी छावनी से? कोटा छावनी से। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आधुनिक राजस्थान का जो अगला प्रश्न है यह है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों कमल कोठारी क्या किसान आंदोलन के जनक है? विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन के जनक है? या फिर गोकुल बाई है? या जवाहरमल शर्मा है? तो अपना कौन सा वाला आंसर राइट रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक, जिनका नाम भूप सिंह भी था। तो कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है अपने कि विजय सिंह का वास्तविक नाम क्या था, तो अपना क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन भूप सिंह, जब जिस ऑप्शन में होगा वो वाला आंसर राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ दो कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, इनका संबंध किस आंदोलन से था? तो रूपाजी और कृपाजी दोनों का जो मैं बात करूं तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था। तो ऑप्शन कौन सा वाला राइट रहेगा? ऑप्शन बी राइट रहेगा। और बरड क्षेत्र की मैं बात करूं तो बरड क्षेत्र पड़ता है बूंदी के अंदर, बरड क्षेत्र पड़ता है बूंदी के अंदर। अब अगला प्रश्न है, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन है आपके बीच में, उपरमाल जो पंच बोर्ड है इसकी स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों अपने सामने ऑप्शन है, साधु सीता रामदास, मुन्ना पटेल, मोतीलाल तेजावत और विजय सिंह पथिक। तो साधु सीता रामदास पहला ऑप्शन है, लेकिन साधु सीता रामदास ने नहीं की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी। और साधु सीता रामदास के कहने पर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बिजोलिया के अंदर करी थी, बिजोलिया के आंदोलन से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अजरक प्रिंट कहाँ पे स्थित है? पहले बाड़मेर में पड़ती थी और अब अजरक प्रिंट है बालोतरा के अंदर। और उस्ता कला की मैं बात करूँ तो उस्ता कला बिल्कुल बीकानेर की है। थेवा कला की बात करूँ, ऑप्शन दे रखा है जयपुर, जबकि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और पिछवाई कला की मैं बात करूँ तो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के राज संबंध में पिछवाई कला प्रसिद्ध है। तो अपना कौन सा आंसर गलत हो जाता है? थेवा कला। थेवा कला कहाँ पे स्थित है? थेवा कला है प्रतापगढ़ के अंदर, जबकि ऑप्शन में दे रखा है थेवा कला जयपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत है कि निम्न में से गलत कौन सा है? और आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है? आजकल का ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं। निम्न में से असंगत है। पाऊ रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की, जबकि पाऊ रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? वास्तविकता में तो जयपुर की। तो ये पहला आंसर है अपना जो गलत हो जाता है। और जाजम आजम दाबू ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। खेसला लेटाग्राम झालोर के प्रसिद्ध है। और मसूरिया साड़ी जिसको बनारसी साड़ी भी कहते हैं ये कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है। तो कौन सा वाला ऑप्शन राइट हो जाता है? अपना पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या मीनाकारी के लिए, टेराकोटा के लिए, तीर कमान के लिए, कुंदन कला के लिए? तो ये एक बार प्रश्न आया था, चंदू जी का गढ़ा वो बोडीगामा ये है जो तीर कमान है इससे संबंधित। तो कौन सा वाला आंसर राइट हो जाता है? तीर कमान से संबंधित ये वाला प्रश्न है अपना, ये राइट हो जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाई एंड डाई बांधो और रंगो किससे संबंधित है? बांधो और रंगो जो है, जो कला है, जो आर्ट है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? यह है जोधपुर की प्रसिद्ध है। टाई एंड डाई के रूप में भी कहा जाता है। वस्त्रों को रंगने की एक कला होती है और इनके द्वारा वस्त्रों को पेंट किया जाता है। अगला जो प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, तारकासी आभूषण के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो तारकासी की मैं बात करूं तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के प्रसिद्ध है। तारकासी आभूषण के लिए प्रसिद्ध स्थान नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर पड़ता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में से पूछा जाता है। शायद 2024 का जो बीएसटीसी का एग्जाम होगा इसमें भी ये प्रश्न आपको देखने को मिले। जो ये थेवा कला है इससे संबंधित परिवार कौन सा है? सोनी परिवार है। और सोनी परिवार की जो बेटियां होती है, बहु बेटियां होती है, इनको ये थेवा कला नहीं सिखाई जाती है। और फड़ चित्रण की मैं बात करूं तो फड़ चित्रण पड़ता है शाहपुरा के अंदर। और जो जोशी परिवार होता है ये फड़ चित्रण को उखेड़ने वाले होते हैं। काष्ठ कला की मतलब काष्ठ में लकड़ी होती है और लकड़ी से संबंधित सुतार परिवार होता है। और उस्ता कला दोस्तों गालो परिवार दे रखा है, जबकि उस्ता कला से संबंधित परिवार जो होता है वो उस्ताद परिवार होता है। और ये ऊँट के त्वचा पर जो चित्रांकन, बालों पर चित्रांकन करते हैं, ये उस्ता कला होती है। अगला प्रश्न तो कौन सा वाला राइट रहेगा? अपना डी आंसर राइट रहेगा।
दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है अपने सामने और ये रीट के अंदर भी पूछा गया था। मथेरना कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथेरना कला की मैं बात करूं तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। और मथेरना कला होती क्या है? ये दीवारों पर जब प्लास्टर करते हैं तो वहाँ पर चित्र उकेरते हैं, वही क्या होती है? मथेरना कला, ताकि दीवारों पर जो उकेरे चित्र होते हैं वो लंबे समय तक टिके रहें। दोस्तों अगला प्रश्न है टेराकोटा ऑफ मोलेला। टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो पहले तो टेराकोटा क्या होती है? टेराकोटा वह कला होती है जिसमें मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी से संबंधित होते हैं, मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती है ये टेराकोटा कहलाती है। और मिट्टी से संबंधित की मैं बात करूँ तो मोहनलाल जी कुमार थे जो टेराकोटा ऑफ मोलेला से संबंधित है। तो अपना कौन सा वाला आंसर राइट हो गया? ऑप्शन सी राइट हो गया। अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, गणगौर से संबंधित प्रश्न है। ये पूछा जाता है एग्जामों में कि गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को कहाँ मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर बिल्कुल नाथद्वारा के अंदर मनाई जाती है। अलग अलग प्रकार की गणगौर है। प्रसिद्ध गणगौर की मैं बात करूँ तो प्रसिद्ध गणगौर जयपुर की है। फिर आ जाती है अपने दिंगा बेंतमार गणगौर, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंवारों की गणगौर भी कहा जाता है। और एक आती है दिंगा गणगौर जो उदयपुर की प्रसिद्ध है। और गुलाबी गणगौर की मैं बात करूँ तो ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है जो एग्जामों में, राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं, जब भी प्रश्न आता है तो इस टॉपिक से अधिकतर प्रश्न आता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है जैनभद्र सूर्य भंडार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जैनभद्र सूर्य भंडार प्राचीनतम भंडार है और ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? जो आदिवासी जाति होती है, बेणेश्वर डाम में नवा टापरा गांव के अंदर जो मेला लगता है तो उसको क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन डी, बेणेश्वर मेला, जो डूंगरपुर नवा टापरा के अंदर लगता है, इसी को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासी जनजाति के लोग हैं, सर्वाधिक आते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले यंत्रों में से कौन सा सही है? इसका मतलब है कि सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? अलगोजा की मैं बात करूँ तो बिल्कुल सुशिर वाद्य यंत्र है। सतारा, यह नाम से लगता है कि तत्वाद्य यंत्र होगा, लेकिन सतारा है, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। और मसक होता है, ये भी फूंक के द्वारा बजाया जाता है, यह सुशिर वाद्य यंत्र है। और रवाज की मैं बात करूँ तो रवाज सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, अर्थात मुंह के द्वारा नहीं बजाया जाता है। तो अपना कौन सा वाला आंसर राइट रहेगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा अपना। तो दोस्तों ये थी यह है बीएसटीसी 2024 में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है अपना ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? वो तो ओसिया की मैं बात करूँ तो ओसिया कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया? तो सहेली की बाड़ी का निर्माण करने वाले कौन थे? संग्राम सिंह थे। और सहेली की बाड़ी कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। जो अगला प्रश्न है सीताबाड़ी का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे लगता है? तो सीताबाड़ी का मेला सबको पता है कि बारा के अंदर लगता है और बारा के अंदर स्थान है केलवाड़ा। क्या स्थान है? स्थान का नाम क्या है? केलवाड़ा बारा के अंदर है जो सीताबाड़ी का मेला लगता है। दोस्तों अगला प्रश्न आता है जो उपनामों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से कि नाथ द्वारा जो राजसमंद के अंदर पड़ता है, इसका प्राचीन नाम क्या था या मूल नाम क्या था? तो नाथ द्वारा का प्राचीन नाम था सिंहाड़। क्या नाम था? सिंहाड़। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम था सिंहाड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, यह है राजस्थान के रीति रिवाजों से संबंधित प्रश्न जो कला संस्कृति का टॉपिक है। राजस्थान के रीति रिवाज से संबंधित जो ये मौसर है, ये मौसर का मतलब क्या होता है? मौसर का मतलब क्या दहेज होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो क्या होता है मौसर का मतलब? मौसर का मतलब होता है कि मृत्यु होने के पश्चात जो 12वें दिन या मृत्यु भोज दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मौसर कहा जाता है। और जीते जी जो भोजन दिया जाता है उसको कहा जाता है जोसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मारवाड़ से संबंधित, बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जामों में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा। गुड़ला त्योहार है किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो क्षेत्र आ जाए तो मारवाड़ आ जाए, जिला आ जाए तो जोधपुर आ जाए। और गुड़ला त्योहार किनके आराधना में किया जाता है या किससे संबंधित है? तो राजा सातल देव से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक मटका होता है, उसमें छिद्र होते हैं और उसको सिर पर लेकर नृत्य करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ज्योग्राफी की से राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रदेश कितना है? तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बीएसटीसी 2024 के में भी और काफ़ी एग्जामों में, पुराने एग्जामों में ये देखने को मिले। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये पुराने प्रश्नों से संबंधित है। जितने भी पुराने प्रश्न आए वह एक साथ संग्रह करके ये आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रदेश की मैं बात करूँ तो यह है 10.41%। कितना है? 10.41%। निम्न में से असंगत है, इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है आजकल। प्रश्न बार बार ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है, तो मतलब चारों ऑप्शन अपने को याद होना जरूरी है। और इस प्रकार के प्रश्नों से क्या होता है, अपना IQ लेवल भी बढ़ता है और प्रश्न को कैसे हल करना है इस प्रकार की जानकारी भी अपने को मिलती है। तो राज्य वृक्ष खेजड़ी, बिल्कुल राज्य वृक्ष खेजड़ी है। और राज्य खेल की मैं बात करूँ तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। और ये वाला प्रश्न 2023 का जो BSTC का एग्जाम हुआ था इसके अंदर पूछा गया था। और राज्य पक्षी की मैं बात करूँ तो राज्य पक्षी कौन दे रखा है? राज्य पक्षी दे रखा है चिंकारा, जबकि राज्य पक्षी अपना राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। कौन सा है? गोडावण। और गोडावण के शरण स्थल की मैं बात करूं तो ये जैसलमेर में मर उद्यान है जो गोडावण की शरण स्थल है। और राज्य पुष्प है बिल्कुल रोएडा है। तो कौन सा असंगत है? असंगत है अपना राज्य पक्षी जो चिंकारा दे रखा है राज्य पक्षी, जबकि क्या है? गोडावण। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शिक्षा सारथी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक BSTC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि इस टेस्ट सीरीज का उनको फायदा मिल सके। आपके सामने मैं इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज बिल्कुल लाता रहूँगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो डायरेक्टली ये प्रश्न देखते लोग उत्तर अरावली कर लेते हैं, लेकिन गुरु शिखर की मैं बात करूँ तो गुरु शिखर कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और माउंट आबू किस अरावली का भाग है? यह है दक्षिण अरावली का भाग। उत्तरी अरावली से संबंधित चोटी आ जाती है तो सबसे मेन चोटी की मैं बात करूं तो यह है रघुनाथगढ़। और मध्य अरावली की मैं बात करूं तो मेरवाड़ा के अंदर जो नाग पहाड़ अजमेर के अंदर की चोटी की मैं बात करूं तो ये होती है। अब अगला प्रश्न आता है गुरु शिखर से। गुरु शिखर की ऊंचाई से संबंधित काफ़ी बार पुराने प्रश्नों में पूछा गया है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो अपने सामने बिल्कुल 1727 मीटर है जो गुरु शिखर की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है आपके सामने राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो बिल्कुल चंबल बेसिन का है, लुणी बेसिन का है, यमुना बेसिन का है या बनास बेसिन का है। तो मालपुरा करौली के मैदान की मैं बात करूं तो मालपुरा का नाम आते समझ जाओ कि बनास बेसिन का ये पार्ट है। अगला प्रश्न आते हैं नदियों से संबंधित। नदियों से संबंधित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वाकल नदी, वेतरक नदी, मेसवा नदी और हतमती नदी किस नदी के सहायक के? मतलब वाकल की मैं बात करूँ तो उदयपुर के अंदर की बात हो रही है। और उदयपुर की मैं बात करूँ तो उदयपुर से निकलने वाली जो नदी है ये कौन सी है? साबरमती है। और माही नदी की मैं बात करूँ तो ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर बहती है। सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने निम्न में से असंगत है। बनास नदी खमनोर के पहाड़ से निकलती है, बिल्कुल खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से ये बनास नदी निकलती है। कोठारी नदी की मैं बात करूं तो कोठारी नदी निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से। और सोम सोम की बात करूं तो सोम दे रखी है बेराट की पहाड़ी से, जबकि बिल्कुल गलत है। सोम नदी निकलती है बिछामेड़ा की पहाड़ी से। किससे निकलती है सोम नदी? बिछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है। तो कौन सा वाला आंसर अपना गलत रहेगा? ये वाला आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सोम नदी कहाँ से निकलती है? बेराट की पहाड़ी दे रखी है, जबकि सोम नदी निकलती है बिछामेड़ा की पहाड़ी से। और कांतली नदी की मैं बात करूँ तो कांतली नदी खंडेला पहाड़ी और शिखर की मुख्य नदी की बात करूँ तो ये कांतली नदी है। और गणेश्वर सभ्यता के समीप कौन सी नदी है? कांतली नदी है। अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? कि 3 झीलें तो ऐसी है जो लवणीय झील है और एक झील ऐसी है जो लवणीय झील नहीं है। तो कौन सी झील है जो लवणीय झील नहीं है? निम्न में से डीडवाना बिल्कुल लवणीय झील है। डेबर झील है, जयसमंद झील का नाम है डेबर झील। और काबू झील जैसलमेर के अंदर है, तालछापर चूरू के अंदर है। तो डेबर झील है जो लवणीय झील नहीं है, ये मीठे पानी की झील है। बाकी सभी क्या है? खारे पानी की झील है अर्थात लवणीय झील है। तो आपको खारे पानी की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। वो ट्रिक क्या थी? एक ट्रिक बताई थी
ट्रिक का नाम था, ट्रिक थी साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। क्या ट्रिक थी? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। इस प्रकार की ट्रिक थी और इस ट्रिक में सारी जितनी भी आ रहे सब आ गई थी, सारी की सारी क्लियर हो गई थी खारे पानी की झीलें। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है नदियों से संबंधित। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? मतलब ऐसे बांध, 3 बांध तो राजस्थान में स्थित, लेकिन एक बांध राजस्थान में स्थित नहीं। तो चंबल नदी पे 3 फेज में 4 बांध बनाए गए थे। और गांधी सागर में बांध की बात करूँ तो गांधी सागर बांध कहाँ पे स्थित है? गांधी सागर बांध भी अपने राजस्थान में स्थित नहीं, आउट ऑफ राजस्थान स्थित है। बाकी राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज तीनों ही राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला प्रश्न बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, बीएसटीसी, पीटीटी, सभी प्रकार के एग्जामों में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि मेजा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मेजा बांध किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। और किस नदी का नाम आ जाए, किस नदी पर स्थित है? तो नदी कौन सी रहेगी? कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, कोठारी नदी पर मेजा बांध स्थित है। अगला प्रश्न है किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? क्या बाणगंगा को जाना जाता है, माए को जाना जाता है, गंगा नहर को जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर को? तो दोस्तों मरुगंगा, मरुस्थल में गंगा का जो काम कर रही है वह इंदिरा गांधी नहर कर रही है। तो इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से असंगत है। ये ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। और कोपेन ने वनस्पति को आधार माना था। कोपेन ने किसको आधार माना? वनस्पति को आधार मानते हुए जलवायु को अलग अलग भागों में डिवाइडेड करा। और ट्रिवार्था की मैं बात करूं तो ट्रिवार्था ने वर्षा को आधार मानते हुए अलग अलग भागों में डिवाइडेड करा। थॉर्नवेट ने तापमान और वाष्पीकरण को आधार मानते हुए जलवायु को अलग अलग भागों में बांटा। तो निम्न में से असंगत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं अपना आंसर रहेगा इसमें। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते और अगला क्वेश्चन है शानदार आर्ट कल्चर से संबंधित। अल्लाह जिलाबाई जो मांड गायकी के क्षेत्र में थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। तो अल्लाह जिलाबाई का संबंध राजस्थान की किस शैली से है? तो मांड गायन शैली से। किस शैली से? मांड गायन शैली से। फिर अगला प्रश्न आता है करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाई जाने वाला गीत कौन सा है? तो केला देवी कहाँ पे स्थित है? करौली में स्थित है। और करौली में केला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं इनको बोला जाता है लांगूरिया गीत। क्या बोला जाता है? लांगूरिया, लांगूरिया, लांगूरिया। और अगला जो प्रश्न है अपना और अंतिम प्रश्न है बिलो द्वारा प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं। तो ऐसा कौन सा गीत है? प्रेम का गीत है। इसको कुरंजा गीत, ये तो विरह गीत है, मोमल गीत, छेड़ा गीत होता है बच्चे के मृत्यु होती है तब गाया जाता है। बाकी हम सीडो की मैं बात करूँ तो बिलो का गीत कौन सा है? हम सीडो गीत। कौन सा गीत है? बिलो का हम सीडो गीत है, ये बिलो का गीत है। दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लगी? बेस्ट 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आज ही ज्वाइन करें सारथी टेस्ट सीरीज। और इसको आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। और दिए गए नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर चैनल है शिक्षा सारथी इंस्टीट्यूट जजावर बूंदी, इसके नाम से भी आप जुड़ सकते हो। हम आपको बीएसटीसी 2024 में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को इस प्रकार से रिवाइज करवाएंगे। थैंक यू। जीके के साथ हम शिक्षण अभिरुचि और अलग अलग टॉपिक्स आपके बीच करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।